नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपके इस YouTube चैनल पर अपन आज की क्लास में एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका संदर्भ प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के साथ होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है और मैं इस शुभकामना के साथ आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कि वर्ष 2023 आप सभी साथियों के लिए बेहद खास रहे। जो भी विचार, जो भी इरादे लेकर के आप कंपटीशन एग्जाम में उतरे हो, उनको आप सफल करो, अपने घर वालों के सपनों को आप साकार करो। तो आज की क्लास में अपन टॉपिक लेकर के जो चल रहे हैं, वो टॉपिक अपना रहने वाला है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांति शब्द मैं काम में ले रहा हूं। हालांकि क्रांति का अर्थ होता है विशेष प्रकार का परिवर्तन है, उसी से रिलेटेड अपना ये टॉपिक रहने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न फसलों के साथ है। श्वेत क्रांति का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन के साथ है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन के साथ है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोल से संबंधित उत्पाद के साथ है, यानी पेट्रोल और पेट्रोल से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड हो गया। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन के साथ है। पीली क्रांति का संबंध है वो तिलहन फसलों के उत्पादन के साथ है। धूसर क्रांति का जो संबंध है वो अपना उर्वरक यानी जो रासायनिक कीटनाश जो अपनी खाद वगैरह बोल सकते हैं उससे रिलेटेड हो गया। सुनहरी क्रांति का संबंध फल फूल और सब्जियों के साथ है। भूरी क्रांति का संबंध खाद्य प्रसंस्करण के साथ है। रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडों के उत्पादन के साथ है। बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसालों के उत्पादन के साथ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें और महत्वपूर्ण चीजें किससे परिप्रेक्ष्य में संबंधित हो सकती हैं, तो इन चीजों को भी हमें दिमाग में रखना होगा। इसके अलावा देखिएगा, और कुछ से महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो इसमें गोल क्रांति का जो संबंध अपन ले सकते हैं वो आलू उत्पादन के साथ। सूर्योदय क्रांति है उसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के साथ। गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा मछली उत्पादन के साथ है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन के साथ है। इसके अलावा रजत जो रेशा क्रांति है उसका संबंध कपास उत्पादन के साथ है। स्वर्ण रेशा जो क्रांति है वो जूट उत्पादन के साथ है। सदाबहार क्रांति का मतलब हो गया समग्र कृषि से जुड़े हुआ जो उत्पादन है उसका संबंध अपन ले सकते हैं किसके साथ? सदाबहार क्रांति के साथ। और इंद्रधनुषीय जो क्रांति है उसका संबंध सभी प्रकार की क्रांतियों पर नजर रखने के संदर्भ में। फिर अपन बात करते हैं कि सफेद सोना है वो किसे कहा जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार एग्जामिनर ऐसे भी बना लेता है। सफेद सोना कपास, हरा सोना जिसको अपन बोलते हैं वो है बांस, पीला सोना है वो है होहोबा जिसका संबंध पेट्रोलियम ये प्रकार का एक पौधा है जिसे ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। काला सोना है उसका संबंध किसके साथ हो गया? अफीम के साथ हो गया। फिर मैं बात करता हूं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की जो आपके लिए सीईटी और अन्य प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। साथियों हरित क्रांति का बेसिक सा मतलब क्या होता है? हरित क्रांति का सिंपल सा अर्थ अगर अपन देखें तो हरित क्रांति का मतलब होता है ज्यादा पैदावार लेने के लिए, ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हो, आप उन्नत हाइब्रिड बीजों का उपयोग कर रहे हो। हाइब्रिड बीजों का मतलब ऐसे बीज जो विशेष प्रकार से लैब में तैयार किए जाएं जिनसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो। तो भारत में इस चीज को शुरू किया गया था वो स्पेशली खाद्यान्न फसलों के लिए था, मतलब खाद्यान्न से जुड़ी हुई चीजें। और मोस्ट तौर पर इसमें दो चीजों को ध्यान में लिखा गया था, एक चावल और एक माफ कीजिएगा गेहूं उत्पादन के लिए। तो भारत में इसका संबंध खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए थे उनके संदर्भ में था। हरित क्रांति के से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1958 में है सर, 1958 में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति की जो वास्तविक शुरुआत है वो सन 1966 में मानी जाती है, 1966 में। ये वही समय है जिसमें सबसे पहले भारत में योजना अवकाश काल लागू हुआ था। इस दौरान लागू किया गया था, ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भारत में सबसे पहले लागू की गई थी, वो किस फसल के संदर्भ में लागू की गई थी? खरीफ की फसल में। क्योंकि अक्सर चीज छोटी है लेकिन ध्यान में नहीं रहे तो ये भी अपना नंबर है वो कटवा सकती है कि चावल किस प्रकार की फसल है। चावल एक खरीफ की फसल है। तो सबसे पहले भारत में जो हरित क्रांति है वो किस फसल पर लागू किया गया? चावल की फसल यानी खरीफ पर लागू किया गया था। यह कब लागू किया गया मैंने आपको बता दिया, 1966 यानी योजना अंतराल काल में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलो को, जिनका संबंध मैक्सिको के साथ है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में 1966 में जिस किस्म का सबसे पहले उपयोग किया गया था, चावल के संदर्भ में जिस किस्म का उपयोग किया गया था वो अपनी किस्म कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, उस फसल की किस्म का नाम है, उस किस्म का नाम है टाइचुंग नेटिव। क्या नाम है? टाइचुंग नेटिव नाम से इस फसल को तैयार किया गया था। ध्यान दीजिएगा, रबी की फसल के संदर्भ की मैं बात करूं तो रबी की फसल यानी गेहूं के लिए जो जो किस्में भारत में काम में ली गई वो किस्में कौन कौन सी अपने पास? लरमा, नंबर 2 रोजो 64A और सोनार 64। ये 3 प्रकार की ऐसी किस्में हैं जिनका संबंध गेहूं के साथ है। दोबारा सुनिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि चावल की वो पहली कौन सी किस्म थी जिसको हरित क्रांति में अपनाया गया था? तो वो थी टाइचुंग नेटिव। दूसरा, रबी यानी गेहूं की वो कौन सी किस्में थी? तो लरमा, रोजो 64A और सोनार 64। क्लियर? फिर मैं बात करता हूं कि भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को क्यों माना जाता है? साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई। भारत में उन चीजों को लाया गया, उसी रूप में लाया गया जो किस्में थी, मैंने आपको बता दिया। एक तो कौन सी थी? टाइचुंग नेटिव, और ये कुछ किस्में थी। लेकिन भारत के वातावरण में चीजें सूट नहीं हो रही थी, या मैं यूं कहूं कि भारत का एनवायरनमेंट इन बीजों के लिए सूटेबल नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में स्वामीनाथन जी ने इन किस्मों में कुछ चेंजेस किए। वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकते हैं, पैदावार से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ चेंजेस करके उनको भारत के अनुकूल बनाया। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। क्लियर? और इनके द्वारा विशेष प्रकार की किस्में तैयार की गई, सरबती सोना और पूषा लरमा। क्लियर है? नेक्स्ट, इससे रिलेटेड मैं फैक्ट की बात करूं तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हरित क्रांति भारत में जो है वो 2 चरणों में लागू की गई थी। पहला जो चरण है वो 1960 से 1990 के दशकों के बीच का समय था। इसे केंद्रीयकृत चरण के नाम से भी जानते हैं। क्यों साथियों? क्योंकि केंद्रीयकरण का मतलब हो गया सीमित क्षेत्र। जो प्रथम चरण था इसमें सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका क्षेत्र भी सीमित था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी तक इसको सीमित रखा गया। और तीसरा, इसमें सिर्फ मुख्यतः गेहूं के उत्पादन पर ही ध्यान दिया गया। ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। प्रथम चरण में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ? गेहूं का। प्रथम चरण में किन फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया? गेहूं और चावल। क्लियर? सेकंड की मैं बात करूं तो द्वितीय चरण 1990 के दशक के बाद की मैं बात करता हूं। इसे विकेंद्रीकृत चरण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत 5 फसलों को शामिल कर लिया गया था। गेहूं चावल शामिल था ही, इसके अलावा मोटे अनाज, बाजरा, मक्का और ज्वार को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा खाद्यान्न के अलावा मोटे अनाज, दलहन व तिलहन को भी इसमें शामिल किया गया। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कशन में ले ली। और नेक्स्ट बात, क्रांति, हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं? प्रभाव साथियों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होंगे।
प्रभावों की बात करें तो उत्पादन और उत्पादक क्षमता में बिल्कुल वृद्धि हुई है, लेकिन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है, कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक क्या है उपयोग है। कुछ नेगेटिव इफेक्ट इसके आए हैं वो हमें पता है। खाद्यान्न फसलों तक ये चीज सीमित, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं, अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता क्षमता में क्या होगी कमी, मानव स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव है और लाभ केवल बड़े किसानों तक ही सीमित है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कशन में लिया। बाकी का डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।